आज की सच्ची घटना एक ऐसी जिसको सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा, आपके पैरों तले ज़मीन खसक सकती है। क्या कोई ऐसा भी दोस्त हो सकता है जो अपने दोस्त का कत्ल करे, कत्ल करने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाए, हॉस्पिटल में जब वो मृत घोषित हो जाए फिर उसका साथ में ही दाह संस्कार करवाए और उसी के घर वालों के बीच रहे, और जब पुलिस ने सच पब्लिक के सामने लाई तो उसके घर वाले भी हैरान। क्या कोई ऐसा दोस्त भी दगाबाज निकल सकता है? आखिर उस दोस्त ने उस दोस्त का कत्ल क्यों किया? ये पूरा सच जानकर आप भी हैरान, आश्चर्यचकित, और आपको भी इस दोस्ती के नाम से नफरत होने लगेगी। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मैं रवि आपके बीच। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि हमारी आने वाली स्टोरी और सच्ची घटना आपके बीच तुरंत मिलती रहें। और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा और अपना सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं। आइए ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए कहानी हम स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर के पास एक थाना आता है, उसका नाम है खचुआ थाना। उसी के पास एक गांव लगता है जिसका नाम है जमुआ गांव। जमुआ गांव के पास एक बाज़ार लगती थी जो कि हर रोज़ लगा करती थी। वहीं पर एक रात जिसका समय था 8 बजे, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसकी उम्र 35 साल, वो अपने अंडे का ठेला लगाता था, जो कि दिन में 4 बजे अपना ठेला गांव की बाज़ार में लेके पहुंचता था और शाम तक लगाता था। लगाने के बाद वो अपने घर जाता था। घर का पालन पोषण भी उसी के माध्यम से हो रहा था। एक तारीख आई जो थी 4 नवंबर को, और वक्त रात का 8 बजे। वह अपना अंडे का ठेला लगाने के बाद जब बंद करके अपना ठेला घर की ओर लेके जा रहा था, घर से महज 300 मीटर पहले उसको 4 हमलावरों ने चाकू से गर्दन पे वार किया और गंभीर अवस्था में छोड़कर भाग गए। जब वह युवक सड़क पर गिर गया, उन्होंने सोचा कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो वो वहां से रफू चक्कर हो गए। और जो कि बाज़ार में लोग खरीदने गए थे या जो दुकान लगाए थे, जब वो उस रास्ते से वापस लौट रहे थे तभी देखते हैं एक युवक जो कि घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा है और उसका बगल में ठेला है। जब वह देखते हैं तो वो भी बिल्कुल हैरान और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आखिर इस युवक की इस तरह की हालत किसने की। तभी ना देरी लगाते हुए वहाँ पर टेम्पो बुलाते हैं, उस युवक को उसमें अंदर बैठालते हैं, उसको जो नज़दीकी अस्पताल होता वहाँ पर लेके जाते हैं। तो वहाँ ले जाने के बाद क्योंकि ब्लड उसका ज़्यादा निकल गया था, तो वहाँ का जो वाराणसी ट्रामा सेंटर था, फिर वहाँ पर रात में डॉक्टरों की टीम ने उसको रेफ़र कर दिया। फिर एम्बुलेंस से उसको वाराणसी के ट्रामा सेंटर ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी देर रात 1 बजे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो ये पुलिस केस बन चुका था। वहाँ के जो लोग साथ में लेके गए थे फिर पुलिस की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहले शव को देखती है कि किस धारदार वार से हमला किया गया है और कितनी जगह हुआ है। उस फिर बॉडी को, जो लाश को था, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। अब ये पता करती है ये युवक है, ये कहाँ का रहने वाला है। जो ग्रामीण उस युवक को लेके आए हैं थे बताते हैं इसका परिवार है, ये जमुआ गांव का रहने वाला है, जो कि अंडे का ठेला लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, और उसके ऊपर रात में 8 बजे हमला हुआ है। जब इसकी बीबी को पता चलता है, जिसका नाम था राजा पटेल, जिसकी उम्र 35 साल, जो कि अब मृत अवस्था में हो गया था, जो इसकी बीबी और साथ में जीजा उस अस्पताल में पहुंचते हैं। जैसे ही अपनी पति की लाश देखती है वो फफा फफा के रोने लगती है, पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़ती है और यही एक बार अपील करती है, साहब हमारे जो पति के कातिल हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस वाले जो थे उसकी पत्नी से पूछते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी आपके पति से लड़ाई हुई हो? तभी वो अपने पति के बारे में बताती है कि साहब हमारे पति के 4 भाई हैं, जो कि राजा पटेल सबसे छोटे हैं, और इनके 2 बच्चे हैं। एक लड़का 5 साल का है, एक लड़की 3 साल की है, जो अपना व्यापन जो कहें गुजारा अंडे के ठेले से करते हैं, और ना कि इनका किसी से लड़ाई झगड़ा है। और तभी जो जीजा हैं वो बोलते हैं कि जो मेरा साला है बहुत शांत स्वभाव का है, उसका किसी से कोई झगड़ा क्या हो सकता है।
जो जीजा बोलते हैं कि कहते हैं एक बात हमको नहीं समझ में आ रही है, जो राजा पटेल हर रोज़ की तरह वह 10 बजे अपनी दुकान बंद करता था और उस दिन उसने 8 बजे दुकान क्यों बंद की। अब पत्नी पुलिस वाले बोलते हैं कि मुकदमा लिखाइए, अगर किसी को आप पता है या किसी ने लग रहा है कि कोई कत्ल कर सकता है उसके नाम से आप। तभी पुलिस वाले वहां अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। अब पुलिस वालों की अहम चुनौती, आखिर इस युवक का कत्ल किसने किया और क्या रंजिश हो सकती है। अब पुलिस ने 4 टीमें गठित की। एक टीम की जो अहम भूमिका थी वो थी सर्विलांस टीम। अब पुलिस वाले अपने सारे मुखबिर बैठालते हैं, फील्डिंग लगाते हैं कि पता करो कि इस व्यक्ति का सबसे करीबी कौन है या इस व्यक्ति का किसी से कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा हुआ हो। और नेटवर्क बैठाने के साथ साथ पुलिस सब पूछताछ में जुट जाती है। जुटने के साथ साथ पूरा परिवार का बैकग्राउंड खंगाला जाता है और देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति संदिग्ध कौन है जो उस वारदात से लेकर अब तक जो सबसे करीब रहा है। तभी एक नाम निकल कर आता है सामने, जो कि ओमकार शख्स, जो कि अस्पताल ले जाने में भी सबसे प्रथम में वो था। उसके बाद देखा कि जब मेडिकल कॉलेज ले जाया गया वहाँ भी वह ओमकार मौजूद रहा। उसके साथ साथ उसके जब देह संस्कार हुआ, देह संस्कार होने के साथ साथ उसके घर में बच्चों को भी वो लेकर इधर से उधर टहल रहा था। पुलिस उसको हर बार नोट कर रही थी। अब पुलिस वालों को हल्का डाउट हुआ, तभी पुलिस गांव पहुंची। गांव के लोगों से उसने पूछताछ की, ऐसा राजा पटेल का कौन सबसे करीबी दोस्त है। तो पता चला ओमकार, जो कि सबसे करीब रहता और जो कि राजा पटेल के घर आया जाया भी करता था। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल ये था कि कहीं राजा पटेल का कोई दोस्त ही तो दुश्मन नहीं बन बैठा। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल मगर ये था कि कोई प्रूफ भी नहीं था कि जिससे वह निर्दोष हो, जिसको वो गिरफ्तार कर सकें। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो राजा पटेल का मोबाइल था उसकी पूरी कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल चेक की जाती है, तभी पता चलता है कि 4 नवंबर को 6:30 बजे एक कॉल आई थी, जो थी जिसका नाम ओमकार था। उसने 6:30 बजे फ़ोन किया। फ़ोन करने के साथ साथ अब पुलिस वाले दोबारा उसी गांव की बाज़ार में पूछते हैं, बोलते हैं क्या ओमकार 4 तारीख की शाम को आया था। तभी जो गांव के वहाँ जो दुकान लगाते हैं वो कहते हैं कि हाँ, उस रात ओमकार राजा पटेल के बीच कहा सुनी होने के बाद वो वहाँ से निकल गया। निकलने के साथ साथ उसके बाद इन दोनों की क्या बात हुई हमें नहीं पता। तभी अब पुलिस वालों के लिए शक गहरा गया कि कोई हो या ना हो, ओमकार ही अपने दोस्त का कातिल हो सकता है। अब पुलिस वाले ने उसकी कॉल सर्विलांस पे लगाई और उसको गांव से ही अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के साथ साथ उसके 2 दोस्त और जो साथ में थे, जिसका नाम था राहुल और अजय, उनको भी गिरफ्तार में लिया गया। अब पुलिस वाले जब ओमकार को थाने लेकर आए तो उन्होंने पूछा कि तुमने अपने दोस्त जो तुम्हारा सबसे करीबी था राजा पटेल, उसका तुमने कत्ल आखिर क्यों किया। पहले तो वह इधर उधर की बात करता है, घुमाता है पुलिस वालों को। तो पुलिस वाले उसको पूरे एविडेंस देते हैं कि ये तुम्हारी कॉल लास्ट में है, उसके बाद तुम्हारी उस दिन बहस किस चीज़ के लेकर हुई, आखिर इतनी दोस्ती थी तो तुम्हारी लोग की इतनी बहसबाजी उस दिन क्यों हुई। अब वो वहाँ शांत हो जाता है। पुलिस को फिर सच उगलता है कि हाँ, मैंने ही ओमकार का जो अपना दोस्त था उसका कत्ल किया। अब पुलिस वाले कहते हैं ऐसी कौन सी वजह थी जो तुमने दोस्त का अपने कत्ल किया। तो वो बताता है 2 साल पहले जो कि राजा पटेल उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था, जिसकी उसकी राजा पटेल की शादी हुई। शादी होने के बाद वह फिर ओमकार उसके हफ्ते में 2-3 दिन घर जाता। घर जाने के साथ साथ पूरा फैमिली मेम्बर की तरह रहता, जब मर्जी हो तब जाता। और जब उसकी जो बीबी थी जिसका नाम सुमन था, उससे वह हंस हंस कर बात करता। बात करने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के प्रति इतना घुल मिल गए थे कि आपस में ही बात किया करते। और इसके साथ साथ एक दूसरे को दिल कब बैठे तो कहता है कि मुझे सर पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों का नंबर एक्सचेंज हुआ, रात भर बात करना। इसी बीच उसने अपने दोस्तों को बताया, जो कि उसका दोस्त था ओमकार का राहुल अजय, कि मैं जो सुमन भाभी हैं मैं उनसे प्यार करता हूं और हम लोग साथ में जीना मरना चाहते हैं। और इसी बीच जो राजा पटेल था उसको भी कहीं से भनक लग जाती है, जो ओमकार दोस्त है वो हमारी बीबी से बात करता है, उससे प्यार कर रहा है। तो वो ओमकार जो था
जब उसको पता लगा, राजा पटेल को उसकी वाइफ के बारे में पता लग गया है, तो उसने, जो राजा पटेल था, तो उसने विरोध दर्ज किया और उसको नसीहत दी, आज के बाद दोबारा हमसे मिलना नहीं, बात नहीं करना और ना मेरे घर आना। तभी उसने प्लान ओमकार ने बनाया, क्यों ना जो राजा पटेल है इसी को जब बाहर कर दिया जाएगा अपनी ज़िंदगी से, तो हम लोग आपस में मिलजुल सकते हैं। उसी बीच क्या हुआ, 4 तारीख को जब राजा पटेल ने फ़ोन करके ओमकार को समझाने के लिए अपनी दुकान पर बुलाया, इन लोगों के बीच काफ़ी बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने के बाद ओमकार ने राजा पटेल से कहा, मैं तुम्हारे घर सुमन से मिलने जा रहा हूँ, तुम रोक सकते हो तो रोक लो। इसी बीच करीब समय 8 बजा था शाम का, ये आगे आगे ओमकार चलता है, पीछे से राजा पटेल दुकान का ठेला लेकर पहुंचता है और जो कि ओमकार था अपने साथी विजय और राहुल को भी फ़ोन कर देता है। जैसे देखता है सुनसान इलाका है और कोई नहीं है, तभी धारदार चाकुओं से वार उसकी गर्दन पर लहूलुहान कर देते हैं और जो कि राहुल विजय वहां से फरार हो जाते हैं और ओमकार वहीं रहता है। वो जानता है अब तो जो राजा पटेल ये तो मर ही गया है, मगर जब इसको स्थानीय चिकित्सक या कहें अस्पताल लेके पहुंचते हैं, वहाँ भी सांसें चल रही थी। सांसें चलने के साथ साथ जब उसको वाराणसी रिफ़र किया जाता है, उसको डर एक ये भी था कि अगर ज़िंदा बच गया तो मैं भी फंस जाऊंगा। उसके बाद जब वहाँ ट्रामा सेंटर में बोलते हैं कि राजा पटेल मृत घोषित हो गया, वो भी राहत की सांस लेता है। उसके बाद वह उसके राजा पटेल के घर में बताता है कि मैं राजा पटेल आ रहे थे, तभी कुछ बदमाश बीच में मिल गए जिससे मैं भाग गया। राजा पटेल को उन्होंने लहूलुहान कर दिया और बहुत मारा, और जिसके कारण मैं उसको अस्पताल लेके आया, जिसमें उसको बचाया नहीं जा सका। उसके बाद फिर उसने अंतिम संस्कार भी परिवार के बीच, लोगों के बीच रख कर करवाया और उसके साथ साथ उसके बच्चों को लेके खिलाया करता था कि घर वालों को इसके किसी को शक ना हो। और पुलिस ने एक कॉल डिटेल से असली कातिल तक पहुंच गई और उसको गिरफ्तार कर लिया और ये कहानी यहीं पर अंत हुई। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा ये था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सचेत करना था कि दोस्ती भी इतनी ज़्यादा गहरी और ख़ास ना करें जो आपकी ही जान की दुश्मन बने। आप लोग इस कहानी के माध्यम से कमेंट में जवाब दे सकते हैं। अगर जवाब अच्छा लगेगा तो आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लेने की अपील ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सच्ची कहानी में आपके साथ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।